नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सब लोग अध्ययन करते हैं समायोजन की विधियां। तो आइए समायोजन की विधियां। इसके पूर्व की क्लास में हम सब लोगों ने समायोजन का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाते हुए या संतुलन स्थापित करते हुए अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम प्रदान करता है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये परिलक्षित होता है कि मनुष्य ही नहीं वरन प्रकृति के अन्य प्राणी भी अपने परिवेश या वातावरण के साथ किसी न किसी स्वरूप में समायोजन प्राप्त करते हैं। अगर चिड़िया समायोजन न प्राप्त कर पाती तो घोंसले न बना पाती। इसी तरह से हम पशु पक्षियों को जितने भी प्राणी हैं किसी न किसी रूप में समायोजन प्राप्त करते हुए देखते हैं और मनुष्य प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और बुद्धिमान प्राणी होने के साथ साथ मानव जाति को शिक्षा और कह सकते हैं कि प्रशिक्षण इत्यादि, अधिगम इत्यादि प्राप्त होता है और जिसके फलस्वरूप उसकी योग्यताओं और क्षमताओं में अभिवृद्धि होती है। शिक्षा एक प्रकार से व्यक्ति की योग्यताओं और क्षमताओं में असीमित वृद्धि कर देती है, जिससे व्यक्तित्व में हम कह सकते हैं नई क्षमताएं या योग्यताएं प्रकट होती हैं। व्यक्ति शिक्षा या प्रशिक्षण के द्वारा जो ये नई क्षमताएं या कह सकते हैं हम योग्यताएं उसके अंदर समाहित हुई हैं, उनका उपयोग करते हुए जो परिस्थिति है या परिवेश है उसमें निरंतर संघर्ष करते हुए या उनके परिस्थितियों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए नए तरीके से या अनूठे तरीके से समायोजन प्राप्त करता है। हम कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति का समायोजन प्राप्त करने का तरीका अनूठा होता है या अलग होता है और ये अनूठा या अलग इसलिए होता है क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा उसी समस्या का समाधान दूसरे ढंग से किया जाता है और किसी व्यक्ति के द्वारा उस समस्या का समाधान दूसरे ढंग से किया जाता है। तो समायोजन प्राप्त करने की कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग करके कोई व्यक्ति समायोजन प्राप्त करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि समायोजन इसलिए व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रासंगिक है या बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिना समायोजन प्राप्त किए हम एक सुखमय या आनंदपूर्ण जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि हम अपने वातावरण या परिवेश के साथ सही तरीके से समायोजन प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है या किसी व्यक्ति का जो जीवन है वो एक प्रकार से दिग्भ्रमित हो जाता है और जीवन की वास्तविकताओं से व्यक्ति दूर जाने लगता है। जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने में वो सफल नहीं हो पाता है, जिससे कुंठा या भग्नाशा तमाम प्रकार की मानसिक और शारीरिक समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं। उनके बारे में कभी हम और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब लोग देखते हैं समायोजन की विधियां। मनोवैज्ञानिकों ने समायोजन की विधियों को मुख्य रूप से 4 प्रकार से निरूपित किया है। एक तो है प्रत्यक्ष विधियां, दूसरी है अप्रत्यक्ष विधियां, तीसरी है क्षतिपूरक विधियां और चौथी है आक्रामक विधियां। तो आइए हम देखते हैं कि समायोजन प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधियां, प्रत्यक्ष विधियां और दूसरी है अप्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियां और तीसरी है क्षतिपूरक विधियां, क्षतिपूरक विधियां और चौथी है आक्रामक विधियां, आक्रामक विधियां। आइए
हम इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहली जो प्रत्यक्ष विधियां हैं, इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उन विधियों का उल्लेख किया गया है जिनका उपयोग करके व्यक्ति अपने वातावरण के साथ या परिवेश के साथ प्रत्यक्ष ढंग से समायोजन प्राप्त करता है। और हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधियां जो हैं एक प्रकार के व्यक्तित्व में जो योग्यता और क्षमता निहित है या अर्जित की गई है, उसका उपयोग करते हुए व्यक्ति के द्वारा इनका समाधान किया जाता है या समायोजन प्राप्त किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत जो विधियां आती है या वो विधियां आती है वो आती है बाधाओं का समाधान। बाधाओं का समाधान। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति अपनी शिक्षा या उसको जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जो अधिगम प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग करते हुए वो बाधाओं का या अपनी चुनौतियों का समाधान प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसे जो शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उस शिक्षा या प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त कुशलता का उपयोग करते हुए व्यक्ति जो है वो रोजगार प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसी तरह से एक व्यक्ति के द्वारा अगर संगीत सीखने का प्रयत्न किया जाता है तो वो संगीत के वाद्य यंत्रों को धीरे धीरे किसी के पास जा करके या किसी अन्य तरीके से, आजकल तो ऑनलाइन क्लास या बहुत सारे माध्यम आ गए हैं, पुस्तकों इत्यादि के द्वारा जानकारी प्राप्त करके संगीत का ज्ञान या प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत जो पहली विधि आती है वो है बाधाओं का समाधान। और बाधाओं के समाधान का जो तरीका है ये व्यक्ति की योग्यता और कुशलता पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की योग्यता और कुशलता का प्रशिक्षण उसे प्रदान किया गया है या उसे अधिगम के द्वारा सिखाया गया है, बताया गया है, ऐसी शिक्षा दीक्षा दी गई है, तो वो किसी भी परिस्थिति में कितनी ही चुनौतीपूर्ण या कठिनाईपूर्ण परिस्थिति क्यों ना हो, वो व्यक्ति बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेगा और समायोजन की प्रक्रिया का समाधान कर लेगा और बेहतर ढंग से अपने परिवेश के साथ समायोजन प्राप्त कर लेगा। और इसी के अंतर्गत दूसरी आती है अन्य मार्ग को खोजना। अन्य मार्ग को खोजना ये भी प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। अन्य मार्ग को खोजने के तात्पर्य है कि जब व्यक्ति ये देखता है कि एक तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो व्यक्ति दूसरे मार्ग को अपनाता है और उसके द्वारा सफलता प्राप्त कर लेता है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा समायोजन कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा ये प्रयत्न किया जाता है कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा या मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करूंगा। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति सरकारी सेवा में चयन हो, यद्यपि उसने प्रारंभिक अवस्था में ये लक्ष्य बनाया था कि मैं सरकारी सेवा में ऊंचा पद प्राप्त करूंगा और उससे मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा या प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। वो इसमें सफल नहीं हुआ तो व्यक्ति क्या करता है, व्यवसाय करना शुरू कर देता है और व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है तो व्यवसाय में वो प्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं अन्य मार्ग को खोजना और अन्य मार्ग से खोजने पे व्यक्ति जो है वो समायोजन प्राप्त कर लेता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं, कुशल व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो वो एक ही मार्ग नहीं रखते। इसको हम उसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं जैसे एक गणित या विज्ञान का विद्यार्थी किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए जब एक तरीके से नहीं कर पाता तो दूसरा मार्ग या उपाय अपना लेता है और अपने प्रश्न का समाधान खोज लेता है या अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। और इसके अंतर्गत तीसरी विधि आती है उद्देश्यों में परिवर्तन। उद्देश्यों में परिवर्तन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो योग्यता या क्षमता
शिक्षा के द्वारा, अधिगम के द्वारा अर्जित की जाती है, वो हमको बताती है कि यदि हमको एक क्षेत्र में सफलता ना प्राप्त हो तो हमें अपने उद्देश्यों में क्या करना चाहिए, परिवर्तन कर लेना चाहिए। और लोगों के द्वारा परिवर्तन कर भी लिया जाता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जीवनी के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था उस क्षेत्र में उनको जब सफलता नहीं प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने उद्देश्य में परिवर्तन कर लिया और दूसरी जगह प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त की या उपलब्धि अर्जित की। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं उद्देश्यों में परिवर्तन को, कि जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा अगर शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित नहीं की जाती है तो वो उद्देश्य में परिवर्तन करते हुए एक खेल के क्षेत्र में उपलब्धि अर्जित करते हैं और अच्छे खिलाड़ी बनकर के समाज में यश या प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और यश और प्रसिद्धि प्राप्त करने के पूर्व उनका अपने परिवेश के साथ बेहतर समायोजन स्थापित हो जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों में परिवर्तन भी जो है वो प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत एक चौथी विधि आती है विश्लेषण एवं निर्णय। ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्ति को जब शिक्षा प्राप्त होती है और शिक्षा प्राप्त होने से उनकी योग्यता या क्षमता में अभिवृद्धि होती है तो किसी भी समस्या का उनके द्वारा गहराई से विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण करने के उपरांत उस समस्या के बारे में उचित निर्णय लिया जाता है जिससे कि वो समायोजन प्राप्त कर सके। कहा जा सकता है कोई भी समस्या हो, यदि बुद्धिमान व्यक्ति है और बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो समायोजन प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति, कुशल व्यक्ति या चतुर व्यक्ति या सुजान व्यक्ति पहले समस्या का विश्लेषण बारीकी से करते हैं और फिर उचित निर्णय लेकर के समायोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं विश्लेषण एवं निर्णय। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत 4 विधियां आती हैं। एक है बाधाओं का समाधान, दूसरा है अन्य मार्ग को खोजना, तीसरा है उद्देश्यों में परिवर्तन और चौथा है विश्लेषण एवं निर्णय। इसके पश्चात आती हैं अप्रत्यक्ष विधियां। अप्रत्यक्ष विधियों को उन विधियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनको हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक युक्तियां। इनको हम क्या कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष विधियों को हम रक्षात्मक युक्तियां या विधियां भी कह सकते हैं कि इनके द्वारा व्यक्ति जो है वो अपना समायोजन प्राप्त करना चाहता है या समायोजन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। ये अप्रत्यक्ष इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये प्रत्यक्ष ढंग से कार्य नहीं करती है, वरन व्यक्तित्व में अप्रत्यक्ष ढंग से इनका उपयोग किया जाता है। और पहला इनके अंदर जो अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत जो पहली विधि का उल्लेख किया जाता है वो है शोधन। शोधन से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उस क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो वो किसी अन्य क्षेत्र में अपनी कह लीजिए इच्छा का या अपनी अभिरुचि का मार्गांतरणीकरण कर लेता है, शोधन कर लेता है। इसको हम इस रूप में देख सकते हैं कि कालिदास जी जो थे, कालिदास जी, इनके बारे में कहा जा सकता है कि उनका जब अपमान हुआ और एक बार उन्होंने अपनी पत्नी विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ करते हुए उष्ट शब्द का गलत उच्चारण किया तो उनकी पत्नी ने उनका अपमान किया और जिसके पश्चात उन्होंने अपने तप या तपस्या या अधिगम या सीखने के द्वारा नवीन ग्रंथों की रचना के बारे में सोचा और ऐसे ग्रंथों की रचना की कि नाटक के क्षेत्र में उनकी तुलना शेक्सपियर के साथ की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कालिदास जी की जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, उसका उन्होंने क्या किया, शोधन किया।
और जो लगाव विद्योत्तमा की तरफ था उसका प्रकटीकरण उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कर दिया। और दूसरा है इसके अंतर्गत पृथक्करण। और पृथक्करण के अंतर्गत ये आता है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति से जब व्यक्ति समायोजन प्राप्त करना चाहता है और प्रत्यक्ष ढंग से वो समायोजन नहीं प्राप्त कर पाता है तो उससे अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए इसको हम इस रूप में देख सकते हैं, जैसे क्लासरूम में कोई शिक्षक जो विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए ज्यादा दबाव डालते हैं या ज्यादा बार बार टोकते हैं और विद्यार्थी उनको पसंद नहीं करता है या उनके द्वारा पढ़ाया गया विषय उसे पसंद नहीं आता है तो उनकी क्लास में विद्यार्थी बंक मारने लगता है या उनकी क्लास में वो नहीं जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथक्करण एक दूसरी अप्रत्यक्ष विधि है जिसका मतलब है अलगाव या दुराव कर लेना। और तीसरा हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत आता है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब है वापस लौटना। इसमें व्यक्ति जब समायोजन प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके व्यवहार में हमें ये लक्षण दिखाई देता है कि वो पीछे की ओर लौट आता है। और पीछे की ओर लौटने से मतलब है कि जैसे अंगूठे को चूसना, प्रश्न का उत्तर न ज्ञात होने पर, या व्याकुलता दिखाना या रोने लगना कभी कभी हमारे यहाँ परिलक्षित होता है व्यवहार में। लोगों को हम देखते हैं कि जब वे किसी समस्या का समाधान करने में असफल हो जाते हैं अर्थात समायोजन सही तरीके से नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वो बाल्यावस्था में वापस लौट जाते हैं और जैसे रोने लगना या सुबकना या अंगूठा चीखना या व्यग्र होना या विचलित हो जाना, तो इसको कहा जाता है प्रतिगमन। और ये भी जो है एक तरह से अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आता है। और चौथी अप्रत्यक्ष विधियां हैं तादात्म्य। तादात्म्य के अंतर्गत हमको ये दिखाई देता है कि वास्तव में हम जब ये देखते हैं कि तादात्म्य के अंतर्गत व्यक्ति जब स्वयं समायोजन प्राप्त करने में असफल रहता है तो इस विधि का उपयोग करते हुए वो किसी महापुरुष या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी नेता, अभिनेता या खिलाड़ी के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है और उन्हीं की तरह वेशभूषा धारण करना, उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं की तरह बोलने का प्रयत्न करना। प्रायः हमारे विद्यार्थियों या प्रशिक्षणार्थियों में ये बात दिखाई देती है कि किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में उनके द्वारा किसी अभिनेता के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है या कर लिया जाता है और उन्हीं की तरह केस पज्जा या उन्हीं की तरह वेशभूषा धारण करना, उन्हीं की तरह बोलना या उन्हीं की तरह चलने का उपक्रम करना, तो इसे तादात्म्य अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें अपने से जो रोल मॉडल है या मॉडल हैं या जो आदर्श हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि उनके साथ या उनके व्यवहार पे तादात्म्य स्थापित करके मन ही मन प्रसन्न हो लेते हैं कि मैं तो उनके जैसा हूँ या उनके जैसा दिखता हूँ या उनके जैसा दिखाई देता हूँ। और तादात्म्य स्थापित करने की प्रक्रिया का एक छोटा सा मैं उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा कि विज्ञापन कंपनियां बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करती हैं और विज्ञापन के माध्यम से हम जो उसमें अभिनेता है या अभिनेत्री है उससे तादात्म्य स्थापित करते हुए जो चीज वो बेचना चाहते हैं उसको हम क्रय कर लेते हैं या खरीद लेते हैं। उसके बारे में कभी फिर और चर्चा होती रहेगी। और इसके पश्चात आती है अगली अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत निर्भरता। निर्भरता जो है ये भी अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत समायोजन प्राप्त करने की एक विधि है। जैसे हमने देखा होगा कि लोग जब स्वयं सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। जैसे राजनेताओं के पीछे चलने वाले लोग ये जो जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं वो स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं उनके पीछे चलने में। तो कहा जा सकता है निर्भरता, जैसे साधु जो या सन्यासी होते हैं या जो मठाधीश होते हैं उनके साथ जो उनके शिष्य या चेले होते हैं उनका व्यक्तित्व तो स्वयं समायोजन प्राप्त करने में असफल रहता है। तो ऐसे में वे क्या करते हैं कि
किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि उनके द्वारा ही उनके कार्य क्षेत्र या उनके व्यवहार या उनकी भूमिका के बारे में निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वो अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने में असफल होते हैं। तो उनके द्वारा समायोजन प्राप्त करने का एक मार्ग या उपाय अपनाया जाता है कि किसी सफल व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं और उनके द्वारा जो उन्हें अनुदेश या निर्देश दिया जाता है उसी के अनुरूप जो है वो कार्य करते हैं। और इसके पश्चात अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत एक दूसरी विधि आती है युक्तिकरण। और युक्तिकरण एक समायोजन प्राप्त करने की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो नई नई युक्तियां ढूंढ लेता है। कैसे? जैसे अंगूर खट्टे हैं, अब अंगूर ऊपर थे तो लोमड़ी चालाक थी तो उसने लोगों से कहा कि नहीं अंगूर तो मैं इसलिए नहीं खा रही हूं क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। इसी तरह से लोग जो हैं नई नई युक्तियां अपना लेते हैं या नए नए तरीके अपना लेते हैं, तो इसको युक्तिकरण कहते हैं। और युक्तिकरण के द्वारा समायोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कह देते हैं आमतौर पे कि नींबू जो होते हैं वो मीठे भी होते हैं, तो उनके द्वारा या हो सकते हैं। तो एक युक्ति अपनाई जाती है। युक्तिकरण का मतलब है विचित्र तरीके के सुझाव या विचित्र तरीके के समाधान प्रस्तुत करना जो अव्यवहारिक हैं। तो लोगों के द्वारा युक्तिकरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके कभी कभी समायोजन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। और एक अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत विधि आती है दमन। दमन से तात्पर्य है कि लोग जब प्रत्यक्ष ढंग से समायोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उनके द्वारा अपनी उस इच्छा का बिल्कुल दमन कर दिया जाता है और अपनी चेतन अवस्था से उसका नाम तक हटा दिया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी शब्द विशेष का नाम उच्चारित करने से वे बहुत नाराज होते हैं या क्रोधित हो उठते हैं। तो वास्तव में पहले ऐसा नहीं था, पहले वो उससे हो सकता है लगाव महसूस करते रहे हो, लेकिन वो चीज उनको जब प्राप्त होती हुई दिखाई नहीं दी तो उन्होंने अपनी इच्छाओं भावनाओं का दमन कर लिया और उसका नाम मात्र लेने पे अब उनको क्रोध आ जाता है। और इसके पश्चात अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत एक विधि आती है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब है फेंकना। और अप्रत्यक्ष समायोजन विधियों के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः परीक्षा में फेल हो जाने पर विद्यार्थी के द्वारा कह दिया जाता है प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस था, या एग्जामिनर ने सही ढंग से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया, या परीक्षा देने के पूर्व में बीमार हो गया था, या परीक्षा जिस दिन थी उस दिन रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, इत्यादि इत्यादि बहुत से कारण। तो इसको हम कह सकते हैं कि कहते हैं प्रक्षेपण, दूसरे के ऊपर फेंक देना। इसको अगर मुहावरे की भाषा में कहा जाए तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात कार्य तो करना नहीं जानते और दोष दूसरे को देते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं प्रक्षेपण विधि का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत 8 प्रकार की समायोजन की विधियां आती है। पहला है शोधन, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है प्रतिगमन, चौथा है तादात्म्य, पांचवा है निर्भरता, छठा है युक्तिकरण, सातवां है दमन और आठवां है प्रक्षेपण। इसके पश्चात आती है क्षतिपूरक विधियां। समायोजन प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा या कभी कभी सभी व्यक्तियों के द्वारा कुछ क्षतिपूरक विधियों का भी उपयोग किया जाता है। और इन क्षतिपूरक विधियों का उपयोग इस तरह से किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ ये मान्यता है कि गोरा रंग होना सौंदर्य का प्रतीक है, और गोरा रंग होना सौंदर्य का प्रतीक है। तो इस चीज का उपयोग या इस मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए हमारे यहाँ बड़ी कंपनियों ने इस चीज को बहुत बुनाया है। फेयरनेस क्रीम और कौन कौन सी क्रीम, तो ये क्या है या सौंदर्य प्रसाधन क्या है, एक प्रकार से क्षतिपूरक विधियों के अंतर्गत आते हैं, जिनके द्वारा लोग क्या करते हैं, बनाव या श्रृंगार के द्वारा स्वयं को अधिक सुंदर
सुंदर दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि आकर्षक नहीं है या आभायुक्त नहीं है तो प्रायः उनके द्वारा महंगे कपड़े पहने जाते हैं या भड़काऊ या बड़े प्रदर्शनशील कपड़े पहने जाते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो समाज में या किसी उत्सव में या पार्टी में समायोजन प्राप्त कर सके। तो इसको हम कहते हैं छद पूरक विधियां। छद पूरक का मतलब किसी छद की पूर्ति करने वाली विधियां। जैसे मैंने बताया कि सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना, श्रृंगार करना, दिखावा करना इत्यादि जो है वो छद पूरक विधियों के अंतर्गत आता है। और इसके पश्चात एक आता है आक्रामक विधियां। आक्रामक विधियां वो विधियां हैं जो समायोजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के द्वारा आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है। उदाहरण के लिए परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होना है तो इसके दो उपाय हो सकते हैं। पहला तो है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें बाधाओं का समाधान किया जाए या चुनौतियों का समाधान किया जाए। तो उसके लिए बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका यह है कि अच्छे ढंग से पढ़ाई की जाए, परिश्रम किया जाए और प्रथम श्रेणी में परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाए। और जब व्यक्ति इसमें असफल हो जाता है तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं या परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो आक्रामक विधियों का उपयोग करते हैं और परीक्षा में नकल करने की कोशिश करते हैं। चिट ले आएंगे और उससे लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कहा जाएगा? ये आक्रामक विधि है समायोजन प्राप्त करने की। अगर व्यक्ति को भूख लगी है तो प्रत्यक्ष विधि क्या है कि आप परिश्रम कीजिए, पैसा कमाइए और भोजन प्राप्त कीजिए। और आक्रामक विधि के अंतर्गत क्या है कि आपको भूख लगी है तो दूसरे का खाना या भोजन आप छीन सकते हैं। तो छीनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करना पड़ेगा, भले वो घातक हो, यद्यपि वो व्यक्तित्व के लिए बहुत ही विनाशकारी होता है। लेकिन जब हम अध्ययन कर रहे हैं समायोजन की विधियों के ऊपर तो चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सब लोगों ने ये आज देखा कि समायोजन प्राप्त करने की 4 प्रकार की विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और फिर इसके अतिरिक्त छद पूरक विधियां और आक्रामक विधियां। प्रत्यक्ष विधियां वही विधियां हैं जिनका उपयोग एक व्यक्ति के द्वारा परिश्रम के साथ चुनौतियों का या कठिनाई का सामना किया जाता है। और कभी कभी व्यक्ति जब प्रत्यक्ष ढंग से अपने समायोजन की विधियों का समाधान नहीं कर पाता है तो व्यक्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग समायोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और तीसरी विधि है छद पूरक विधि, जिसमें व्यक्तित्व के किसी आयाम को छिपाने के लिए या बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए छद पूरक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और चौथी विधि है आक्रामक विधि, जिसमें व्यक्ति समायोजन प्राप्त करने के लिए आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। तो आज हम सब लोगों ने समायोजन प्राप्त करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया। इसके आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।